हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखने को तो 2025 में काफी सारे लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफी सारे जजमेंट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से, इनके बारे में हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो बिफोर जस्ट स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा बहुत बैचेस के बारे में बताना चाहूंगी। जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के कुछ स्टार बैचेस जो अभी रन कर रहे हैं वो है नीति 2.0, जो कि जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें भी प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसमें परचेज कर सकते हैं। एपीओ एपीपी का फाउंडेशन बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। जुडिशरी का बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा प्रतिभा 2.0 बैच, जो कि लीगल ड्राफ्टिंग और रिसर्च के लिए एक प्रीमियम बैच है, अगर आप वकालत करना चाहते हो, कोर्ट लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हो। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में भी आप इनके नाम सर्च करके एनरोल कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट लीगल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला लीगल अपडेट इज आकाश एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा जजमेंट आता है जो कि जनता की जो रूह है उसको झकझोर देता है। एक ऐसा मामला होता है जहां पे 2-3 आदमी मिलके एक नाबालिग लड़की को पुल के नीचे, सड़क में पुल के नीचे ढकेलते हैं। उसके साथ में कुछ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं और उसकी पजामे की स्ट्रिंग को भी, नाड़े को भी ओपन कर देते हैं। वो लोग रेप अटेम्प्ट कर ही रहे होते हैं, करने ही वाले होते हैं। उसी टाइम पे कुछ ऑन लुकर्स होते हैं जो पास से जा रहे होते हैं, वो यहाँ पे पहुंचते हैं और सारे के सारे लोग उधर से भाग जाते हैं। सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मामला अटेम्प्ट टू रेप का है या नहीं है। जब ये क्वेश्चन रेज होता है तो इसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जवाब ये आता है कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये एक केवल सेक्सुअल असॉल्ट का मामला बन रहा है या अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मामला बन रहा है अंडर पॉक्सो एक्ट। ना तो दिस इज अटेम्प्ट टू अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ना ही अटेम्प्ट टू रेप। इनका रीजन ये बताया गया था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी क्राइम का, तो क्राइम में कुछ स्टेजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंशन होता है, इंटेंशन के बाद में प्रिपरेशन होता है, उसके बाद में अटेम्प्ट होता है, उसके बाद में कमीशन होता है। ये जो चीज की गई है वो प्रिपरेशन स्टेज पर है, वो अटेम्प्ट स्टेज पर है ही नहीं। इस चीज के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद में मीडिया स्क्रूटिनी जजमेंट भी होती है और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, काफी लोगों के द्वारा वोकलाइज भी किया जाता है इस जजमेंट के अगेंस्ट। और जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सू मोटो कॉग्निजेंस लेती है इन द केस ऑफ इन री ऑर्डर डेटेड 17/3/2025 पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। यहाँ पे जस्टिस बीवीआर गवई एंड जस्टिस एजी माथी की बेंच थी। लोग क्रिटिसाइज करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को, इनफैक्ट शॉक जाहिर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है इस कंट्रोवर्शियल जजमेंट को और कहता है कि यहाँ पे अटेम्प्ट क्लियरली नजर आ रहा है। अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ क्राइम को डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि आपने कहा इंटेंट है, फिर अटेम्प्ट है, इंटेंट है, उसके बाद प्रिपरेशन है, फिर अटेम्प्ट है। तो ये जो चीज यहाँ पे की गई है अक्यूज पर्सन के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने पजामे का स्ट्रिंग ओपन किया है और सारी चीजें मतलब हो चुकी है, वो अटेम्प्ट के दायरे में ही फॉल करेगा। अब इसके बाद में अगर कोई ऑन लुकर नहीं आता तो वहां पे कमीशन ही हो रहा होता। तो ये चीज केवल सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है पॉक्सो के अंडर, ये चीज आपके अटेम्प्ट टू रेप के कैटेगरी में फॉल कर सकती है, अटेम्प्ट टू अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल, अटेम्प्ट टू अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन पॉक्सो में फॉल कर सकती है। ये सारी चीजें बोली गई। इसके अलावा कोर्ट ने बोला वी आर एट द पेन्स टू से दैट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन द इंपॉर्टेंट जजमेंट लैक सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ ऑथर ऑफ द जजमेंट, की काफी ज्यादा इनसेंसिटिव सा ये जजमेंट है। यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट में एंटर करें तो सेक्शन नंबर 8 और 9 पॉक्सो एक्ट का आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट में किसी भी प्रकार का पेनिट्रेशन नहीं होता है, कोई भी प्रकार का टच नहीं होता है जो प्राइवेट पार्ट पे हो, तो सेक्सुअल असॉल्ट है, मतलब नो पेनिट्रेशन वाला लेवल। तो और अगर 376 रीड विद 511 की बात करें तो यहाँ पे रेप को आप पढ़ सकते हैं 511 यानी कि अटेम्प्ट के प्रोविजन के साथ में, और आप अटेम्प्ट टू अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के प्रोविजन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 136 को भी हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सू मोटो ऑन इट्स ओन मोशन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट केस को ले सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये आपका फर्स्ट लीगल अपडेट है जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी का भी विषय बना और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आई कि स्टेजेस ऑफ क्राइम को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा गिवन फैक्ट्स के ऊपर। सेकेंड लीगल अपडेट इज रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट बाय अ लॉट ऑफ लॉ फर्म्स। डीएस के लीगल की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आता है जहां पे राहुल बोस भी फीचर कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि डीएस के लीगल के बारे में बात करें, इस प्रकार से काफी सारे लॉ फर्म्स, काफी सारे लॉयर्स एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे, चाहे हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करें या फिर चाहे पब्लिक कोई भी फंक्शन की बात करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे कॉग्निजेंस लेता है और एक वार्निंग इशू करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट करता है एडवोकेट्स को यूजिंग एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स फॉर प्रमोशंस एंड कॉशंस अगेंस्ट सॉलिसिटिंग लीगल वर्क थ्रू सोशल मीडिया।
तो यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी और माध्यम से एडवोकेट्स प्रचार नहीं कर सकते हैं, इवन लॉ फर्म्स प्रचार नहीं कर सकती हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली आप एंटर कीजिए रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 6 के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बाय एडवोकेट्स इज कंप्लीटली बैंड। इनफैक्ट ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। किसी पर्सन को सस्पेंड भी किया जा सकता है, किसी पर्सन का नाम भी रिमूव किया जा सकता है अगर वो चीज कंटिन्यूअस चलती रहे तो। इसमें साफ तौर पे कह रखा है कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी इंस्पायरिंग कमेंट एक लॉयर का नहीं होगा, कोई भी अपने नाम के आगे, कोई भी पिक्चर के आगे, न्यूज़पेपर में अपना कोई अलग तरीके से प्रमोशन नहीं होगा, कोई साइन बोर्ड नेम प्लेट रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल या बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हो आप, इसके बारे में कोई भी चीज का प्रचार नहीं होगा। वेबसाइट आप रख सकते हैं अपने थोड़े प्रमोशन के लिए, अपने कार्ड रख सकते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि काफी सारे वकील अपनी वेबसाइट्स को मेंशन करते नजर आते हैं, कार्ड बांटते भी नजर आते हैं आज के जमाने में भी। लेकिन इसका पर्पस ये है कि हम लोग नोबल प्रोफेशन मेंटेन कर सके लीगल को, और मेन फोकस हम रखें जस्टिस के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, और नोबैलिटी ऑफ द प्रोफेशन के ऊपर फोकस कर सके। काफी बार इस प्रकार के प्रमोशन से जस्टिस सेकेंडरी बन जाएगा या क्लाइंट का एक असिस्टेंस जो है वो सेकेंडरी चीज बन जाएगा। एट द सेम एक और पर्पस भी है, एट द सेम टाइम वो ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को यहाँ पर आसानी से खा सकती है। बड़ी मछली बीइंग बिग लॉयर्स, बिग लॉ फर्म्स, एंड छोटी मछली बीइंग यंग एडवोकेट्स और स्मॉलर लॉ फर्म्स। यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये रूल ऑलरेडी काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसके बावजूद भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है प्रचार के लिए, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन में गाइडलाइंस इशू की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज निकाला है, उसमें काफी सारी गाइडलाइंस इशू की है। पहला ये कि कोई भी बॉलीवुड एक्टर, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल नहीं होगा प्रमोशन के लिए। जो भी प्रमोशनल मटेरियल है, बैनर है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है, लीगल प्रैक्टिस से जुड़ी, उसको रिमूव किया जाए। मिसलीडिंग या फिर कोई भी इस प्रकार की लीगल एडवाइस जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ रही है, रील्स के माध्यम से आ रही है, उन लोगों के द्वारा खास तौर पे जिन्होंने लॉ किया ही नहीं है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि काफी लोग मिसलीड हो सकते हैं। काफी बार आप ऐसा देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि अ पर्सन हु इज नॉट इवन एन एडवोकेट इज गिविंग लीगल एडवाइस, या फिर अ पर्सन हु इज स्टिल परस्यूइंग लॉ इज गिविंग लीगल एडवाइस, जो कि काफी घातक हो सकता है। और काफी बार एडवोकेट्स भी जिनके पास में लॉ की डिग्री है या जिन्होंने लॉ पढ़ा है, वो लोग भी मिसलीडिंग तरीके से, कैची तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करते नजर आते हैं। उसके ऊपर भी सेंसिटिविटी या उसके ऊपर भी वार्निंग इशू की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलिसिट वर्क। काफी सारे जो वकील हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, वो इस प्रकार के रील्स बनाएंगे जो कि कैची हो, जिसके थ्रू वो प्रमोशन कर सके खुद का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगे, चाहे डायरेक्ट प्रमोशन हो चाहे इनडायरेक्ट प्रमोशन हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट एस्टैब्लिश स्ट्रिंजेंट वेटिंग मैकेनिज्म। अगर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, वहां से स्विफ्ट रिमूवल भी इन सारे प्रमोशंस का होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। एथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ऑनलाइन कंडक्ट शुड बी फॉलोड। ये सारी चीजों के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिमाइंडर इशू किया, और कोई भी इंसान इसका ब्रीच करेगा, कोई भी एडवोकेट इसका ब्रीच करेगा, तो उनके अगेंस्ट कड़े एक्शन भी लगेंगे। डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भी ये मामले को रेफर किया जा सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लीगल अपडेट था, और इसके बाद में जो लीगल अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। 2025 में एक और बहुत ही बड़ी चीज होती है, और वो होता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिक्चर में आता है 2025 का। इससे पहले वक्फ के रिगार्डिंग जो रूल्स एग्जिस्ट करते थे, लॉज एग्जिस्ट करते थे, वो काफी ज्यादा नैरो थे, काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट थे। थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो वक्फ होता है एक प्रॉपर्टी जो कि दान की गई है इस्लाम में, चाहे चैरिटेबल पर्पस के लिए, चाहे रिलीजियस पर्पस के लिए, चाहे पायस पर्पस के लिए। इस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं होता है, इसको इस प्रॉपर्टी के मैनेजर्स होते हैं जिसको मुतावली कहते हैं, और इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन 3 पर्पस के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टी का दान इस्लाम में होता है। 2025 से पहले दान कोई भी पर्सन कर सकता था, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कर सकते थे। 2025 के अमेंडमेंट के माध्यम से उसके ऊपर भी बार लगाया गया है कि केवल मुसलमान जो कि 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वही दान कर सकता है। खैर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से काफी सारे बदलाव किए गए, जैसे कि मैंने कहा इस्लाम में दान, मतलब इस्लाम में ये वक्फ की प्रॉपर्टी में दान केवल इस्लाम में एक पर्सन कर सकता है, वो भी 5 साल से प्रैक्टिस जो कर रहा है वो। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ के कॉन्सेप्ट को एंड किया गया। लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा, लिमिटेशन पीरियड इस पे अप्लाई होगा, इसकी बात की गई। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सरकार और वक्फ के बीच में तो अल्टीमेटली कोर्ट का कॉल हो सकता है, सारी चीजों की बात की गई। तो कोर्ट का भी इंक्रोचमेंट अलाउ किया गया। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसे आप उम्मीद एक्ट कहते हैं बिकॉज इट इज यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025, इसमें काफी सारे रिफॉर्म्स आए थे। हालांकि पॉइंट ये है कि रिफॉर्म आने के बाद है बहुत सारी पिटिशंस भी फाइल की गई, जुडिशियल रिव्यू के लिए से रखा गया।
बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई एंड अल्टीमेटली कोर्ट को इसके मामले को डील करना पड़ा। केस का नाम है इन री वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, सीजेआई बीआर गवई एंड जस्टिस एजी मासी की बेंच थी। और उन्होंने पूरे मामले को सुना कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीजों को अलाउ करेंगे, किन चीजों को अलाउ नहीं करेंगे। करंटली कुछ प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर इंटरम स्टे लगा है, कुछ ऐसे प्रोविजन जिनको अलाउ किया गया है। इंटरम स्टे का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली स्टे नहीं, अभी इस मामले को मेरिट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा इस पूरे के पूरे एक्ट को। बट मीन वाइल जब तक मामला पेंडिंग है तब तक कुछ प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, कुछ प्रोविजंस को अलाउ किया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम टू क्रिएट वक्फ एक मैंडेट लगाया गया था, तो इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट सरकार अपने नियम नहीं बना देती तब तक के लिए। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी नॉट ट्रीटेड एज वक्फ टिल गवर्नमेंट ऑफिसर रिपोर्ट, जब तक कि सरकार की रिपोर्ट आती है उसके ऊपर प्रॉपर स्टे है कि सरकार की रिपोर्ट का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर डिसाइड इफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और नॉट, ऑफिसर को चेंज रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसके ऊपर स्टे लगाया क्योंकि ऑफिसर के ऊपर पावर नहीं होगी, ना वक्फ बोर्ड के पास पावर होगी, ये पावर कोर्ट के पास रहेगी, जुडिशरी के पास रहेगी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिसाइड करने वाली। इसके अलावा था कि गवर्नमेंट डायरेक्ट्स वक्फ बोर्ड टू चेंज रिकॉर्ड्स, तो इसके ऊपर भी कंप्लीट स्टे लगा चुका है रिकॉर्ड चेंज के बारे में। रजिस्ट्रेशन जो है उसको कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा वक्त जो भी अनरजिस्टर्ड है, हालांकि टाइमलाइन को बढ़ाया गया है। तो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट देखें, हाँ, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो देखो है, इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया पर टाइमलाइन को एक्सटेंड कर ले कि इनको और टाइमलाइन मिले अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी अनरजिस्टर्ड वक्त प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ऑफिसर फाइंडिंग बाइंडिंग ऑन वक्फ बोर्ड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसमें भी कुछ खास स्टे या नॉन स्टे की बात नहीं की गई, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन अलाउ किया गया। वक्फ वोंट लूज पोजेशन, नो रिकॉर्ड चेंजेस, नो थर्ड पार्टी राइट्स अंटिल ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन, ये चीज बोली गई है। नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बन सकते हैं, इसके ऊपर स्टे नहीं लगा है। बस ये जरूर कहा है कि वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम मुस्लिम ही होने चाहिए, मैक्सिमम लोग इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले ही होने चाहिए, लेकिन हम लोग नॉन मुस्लिम को भी बोर्ड के मेंबर्स बना सकते हैं। सीईओ वक्फ बोर्ड का कोई भी बन सकता है, ये बात की गई थी, इसके ऊपर भी स्टे नहीं लगा है, लेकिन कोर्ट ने एडवाइस किया है कि जितना हो सके सीईओ इस्लाम प्रैक्टिस करता हो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वक्त के बारे में हम इंटरम स्टे लगे हैं कुछ, और कुछ चीजों को अलाउ किया गया है। पर अभी भी ये कंट्रोवर्सी का काफी मुद्दा रहा था। जब भी 2025 में अमेंडमेंट एक्ट आया था उस टाइम पे काफी जगह पे दंगे फसाद हुए थे, खासतौर पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो काफी लोगों की मौत भी हुई थी इस दंगे फसाद में। एज प्रेजेंट मैंने आपको बता दी कि क्या क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये इंटरम बदलाव है, टेम्पररी बदलाव है, फाइनलिटी मैरिज ऑफ द केस के बाद ही डिसाइड की जाएगी। 2025 का एक और स्टार जजमेंट आया था, वीटो पावर देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में और गवर्नर के बीच में एक पॉलिटिकल मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नर ने कोई भी बिल पर असेंट देने से मना कर दिया था। तकरीबन 10 बिल ऐसे पेंडिंग हो चुके थे या 12 बिल पेंडिंग हो चुके थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल के बिल थे, जिसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा कि क्या इस तरीके से गवर्नर के पास पावर है कि बिल पे आप असेंट दो ही ना। जिनको नहीं पता है, फॉर द पीपल हु आर कंप्लीटली अनअवेयर, कोई भी बिल को अगर एक्ट बनना है या कोई भी ड्राफ्ट लॉ को लॉ बनना है तो उसके लिए सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति का असेंट चाहिए होता है। लोकल लेवल पर अगर लोकल लॉ की बात करें, स्टेट लॉज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नर का असेंट की आवश्यकता होती है। अगर वो असेंट नहीं है तो लॉ नहीं बन पाएगा, बिल ही रहेगा। तो गवर्नर साहब ने उसी पावर का, इस पावर को हम लोग कहते हैं वीटो पावर, इसका इस्तेमाल करते हुए बिल पे असेंट नहीं दे रहे हैं आपस की पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर। 3 प्रकार की वीटो होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। यहाँ पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा रहा था, बट काफी ज्यादा मिसयूज लेवल पे था। आर्टिकल नंबर 200 का प्रॉपर मिसयूज हो रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है और अप्रैल 2025 का ये केस है, जस्टिस जेबी पारदेवाला एंड आर महादेवन की बेंच थी, 2 जजेस बेंच, अप्रैल 2025। और ये लोग टाइमलाइन इंपोज कर देते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर को कितने समय में असेंट देना पड़ेगा। तो आप असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं 1 महीने मैक्सिमम, 1 महीने के बाद आपको असेंट देना पड़ेगा अगर आपके पास कोई भी बिल आया है असेंट के लिए। तो अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है असेंट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल मस्ट बी रिटर्न विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको भेजना पड़ेगा अगर आपको ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। तो अगर आप राष्ट्रपति के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रहे हो तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास में वापस ये बिल आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या फिर कोई भी इस तरीके से वापस, मतलब रिकंसिडरेशन के बाद वापस आ रहा है, तो आपको 1 मंथ में असेंट देना पड़ेगा। तो 1 मंथ और 3 मंथ का एक बाइफर्केशन किया गया था कि किन सिचुएशन में 1 महीने में असेंट देना, किन सिचुएशन में 3 मंथ्स के अंदर असेंट देना होगा। ये टाइमलाइन इंपोज की गई है। इसके ऊपर एलिगेशन लगा कि जुडिशियल ओवररीच का मामला बन रहा है। काफी सारे लोग जो कि पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ओवररीच कर रही है, यानी कि लॉ बनाने का काम कर रही है जो कि आप नहीं कर सकते।
इस जजमेंट को और भी क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि यहाँ पे केवल 2 जजेस बेंच है और इतना बड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले रहे हो। आर्टिकल 145 का भी हनन हो रहा है क्योंकि वहां पे कहा गया है जब भी सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो मिनिमम 5 जजेस बेंच होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ही इतना बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब इसके बाद में ये होता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे स्टेप करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर भी टाइमलाइंस है और यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास है 14 क्वेश्चंस भेजती है कि आपको यहाँ पे एडवाइस देना पड़ेगा। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक किया गया। यहाँ पे मैं पॉज लूंगी और आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान में। नेवरदलेस जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से ब्रीफली अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था कि क्या गवर्नर के पास में कोई ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ऑफ गवर्नर व्हेन अ बिल इज सेंट टू आर्टिकल 200, क्या ऑप्शन रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर कैन गिव असेंट, विथहोल्ड असेंट बट मस्ट रिटर्न द बिल टू असेंबली। अगर विथहोल्ड भी करो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा असेंबली के पास में। रिजर्व कर सकते हो राष्ट्रपति के पास, विथहोल्डिंग प्लस रिजर्विंग और विथहोल्डिंग दोनों एक कॉमन ट्रांजेक्शन है, एक ऑप्शन को ही आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, इस बार जब सारे के सारे क्वेश्चंस को डिसाइड किया जा रहा था एडवाइजरी क्षेत्राधिकार के माध्यम से तो 5 जजेस बेंच बैठी थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी इन सारे सवालों को डील करने के लिए। तो कौन कौन था? सीजेआई बी आर गवई थे, इस टाइम पे बी आर गवई सीजेआई बन चुके थे। जस्टिस सूर्यकांत थे जो कि आज के समय में खुद सीजेआई हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा एंड जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक बिफोर कंटिन्यूइंग। गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 14 जो पॉइंटर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। पहले यहाँ पे बोला कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस गवर्नर बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑन आर्टिकल नंबर 200, क्या यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी एडवाइस है वो बाइंडिंग है क्या? तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि गवर्नर के पास में डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, इनके पास में ओपिनियन रहेगा अपना। इस गवर्नर डिस्क्रिप्शन जस्टिशिएबल, डिसीजन तो अपने आप में जस्टिशिएबल या रिव्यूएबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इन एक्शन हो गया तो सिचुएशन के अंदर आपको रीजनेबल टाइम में एक्ट करना पड़ेगा। क्या आर्टिकल 361 जो कि पर्सनल इम्यूनिटी की बात करता है गवर्नर को, वो जुडिशियल रिव्यू को बार करता है? तो कहा नहीं, ये पर्सनल इम्यूनिटी की बात की गई है, पर ऑफिस हमेशा क्वेश्चन किया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, आप लोग रेफर कर लेना, ये आपके सामने अपलोड हो जाएंगी शीट। मोर और लेस बाकी सारी चीजों का रफली जवाब दिया गया था, कुछ चीजों का जवाब नहीं दिया गया था। क्या टाइमलाइन राष्ट्रपति पे फिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती है। आर डिसीजंस अंडर आर्टिकल 200, 201 जस्टिशिएबल बिफोर बिल बिकम्स लॉ? नो। तो इसी प्रकार से काफी सारी चीजों का जवाब भी दिया गया, काफी सारी चीजें वर नॉट रेलेवेंट ऑल्सो, उनका जवाब नहीं भी दिया गया था। इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी 5 जजेस बेंच यहाँ पे बैठ चुकी थी इन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। द पॉइंट बीइंग, मैं इसका अगर क्रक्स बताऊं तो इस पर्टिकुलर 2025 का जो अप्रैल का जजमेंट आया था उसको नवंबर में एक तरीके से नलिफाई किया गया था। नलिफाई इस तरीके से किया कि ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है टाइमलाइन इंपोज करने की। तो इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से टाइमलाइन को तो हटा दिया कि जो भी 1 मंथ 3 मंथ्स की टाइमलाइन अप्रैल में आपको बताई थी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है वो बताने की। बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो उनको कुछ ऑर्डर पास किया जा सकता है जिसके बाद में उन्हें रीजनेबल टाइम में असेंट देना पड़ेगा। यानी कि आप भी मिसयूज नहीं कर सकते हो, आप भी डेमोक्रेसी का मजाक नहीं बना सकते हो, लेकिन हम भी आपके ऊपर टाइमलाइन इंपोज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लॉ एंड वर्ल्ड की बात करो तो आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की थी। अल्टीमेटली संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के अंडर ही सब कुछ आता है, चाहे हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, गवर्नर की बात करें, एवरीवन इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। रेफर किया गया था रामेश्वर प्रसाद के केस को जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि गवर्नर पावर टू विथहोल्ड असेंट कैन बी रिव्यूड अगर वो इसको गलत तरीके से, आर्बिट्ररी तरीके से, अब्यूज ऑफ लॉ के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीगल अपडेट हमारा 2025 का था अबेदा सलीम तड़वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत एंड एन कोटेश्वर सिंह की बेंच थी। एक पीआईएल फाइल की गई थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि कॉलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में भी एग्जिस्ट करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उन कॉलेजेस में जहां पे रिजर्वेशन का पॉलिसी और कुछ स्टूडेंट जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए पहुंचे हैं, तो उनके साथ में खास तौर पे बदसलूकी की जाती है। 2 इंस्टेंसेस भी थे जिसकी वजह से पीआईएल फाइल की गई है। अगर हम लोग बात करें तो रोहित वेरमुल्ला पीएचडी के स्कॉलर थे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन्होंने सुसाइड कमिट की थी क्योंकि इनके साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसी प्रकार से 3 साल बाद पायल तड़वी एक आदिवासी स्टूडेंट, मुंबई में इनके साथ में बदसलूकी हो रही थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट की।
और इसी प्रकार के काफी सारे और केसेस, ये तो केवल 2 एग्जांपल है, इसके अलावा काफी सारे मामले हैं जहां पे कॉलेजेस में रैगिंग होती है और रैगिंग के नाम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के साथ में बदसलूकी की जाती है। इसी को लेकर पीआईएल फाइल की गई थी, खास तौर पे जो अलबेदा तड़वी है वो पायल तड़वी की मदर है, इसके अलावा राहुल वर्मुला की भी मदर शामिल थी और उन्होंने पीआईएल फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूजीसी को डायरेक्ट किया कि आप गाइडलाइंस बनाएं, इशू कीजिए इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको एंड करने के लिए यूजीसी की तरफ से कुछ रेगुलेशंस आने चाहिए 2025 में ही। तो क्या क्या डिमांड की गई थी यूजीसी में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यूजीसी में प्रोसीड विद फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड नोटिफाई द सेम। नोटिफिकेशन किसके बारे में, कि रैगिंग किस तरीके से रोकी जाए, और रैगिंग स्पेसिफिकली कास्ट ओरिएंटेड रैगिंग के बारे में बात कर रहा है। Regulation as already held in Amit Kumar will operate in addition to what may be recommended in the task force। अमित कुमार का जजमेंट पहले आया था जो कि जनरली मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा था, या फिर जो आजकल नव युवक नव युविकाएं जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से त्रस्त हैं, उसके बारे में गाइडलाइंस आई थी। उसी के एडिशन में हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो आर्टिकल 14, 15, 17, 21 सारे पिक्चर में आएंगे। राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, और इसके अलावा आपका 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। अमित कुमार का जजमेंट 2025 का ही अर्ली 2025 का जजमेंट था, जहां पे गाइडलाइंस निकाली गई थी मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए, या फिर जो रैगिंग होती है जो कॉलेजेस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या कोचिंग में, उसके लिए डील करने के बारे में बात की गई थी कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर अच्छी कर सकते हैं और सुसाइड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जनरल गाइडलाइंस आई थी। अब इसी के साथ साथ में इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है स्पेसिफिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस को इशू करना पड़ेगा। अगर अमित कुमार की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो ये सारी चीजें थी कि हमें इंश्योर करना है कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्यों मेंटल हेल्थ खराब है, क्या इसका रीजन डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, अकेडमिक प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आजकल एक रीजन बन चुका है। तो क्या रीजन है, किन रीजन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, उसके बारे में फाइंड आउट करना, उसका डेटा बनाना कि मैक्सिमम केसेस सुसाइड के या डिप्रेशन के क्या रह रहे हैं, क्या रीजन है, रिव्यू करना कि पॉलिसी अभी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, रिफॉर्म को रिकमेंड करना एससी एसटी एक्ट के हिसाब से, सरप्राइज इंस्पेक्शन करना यूनिवर्सिटी में, कोचिंग सेंटर्स में, मैंडेटरी इंक्लूजन करना ऑफ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कुरिकुलम, हमारी स्टडीज में भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो, स्कूल्स कॉलेजेस में भी एक साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है। इसी के एडिशन में यूजीसी के द्वारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की गाइडलाइंस भी इशू की जाएंगी और वो सब पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में सुसाइड की रेट्स बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जो सुसाइड नहीं भी कर रहे हैं वो भी मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 2025 का एक और काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था एटलीस्ट जुडिशियल एस्पिरेंट्स के द्वारा, वो था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनिमम प्रैक्टिस एंड एलडीसी इशू को डील कर रहा था। इसमें काफी सारे इश्यूज को डील किया गया था, बट एक जो इशू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था आपके लिए कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को इंप्लीमेंट किया गया वापस से, क्योंकि पहले था फिर स्टॉप किया गया, अभी वापस इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि ये कहता है कि अगर आपको जुडिशरी में सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए अपीयर करना है तो मिनिमम आपके पास 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए एडवोकेट की। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया दोबारा से क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि जो भी अभी न्यू जजेस बन रहे हैं उनको एडवोकेसी के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को टू एंटर इनटू जुडिशियल सर्विस। सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मासिन, जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच थी, और यहाँ पे कहा गया 3 ईयर को काउंट किया जाएगा जब से आपने एनरोलमेंट कराया, प्रोविजनल एनरोलमेंट, तब से काउंट किया जाएगा। और ये ऑलरेडी जो नोटिफाई रिक्रूटमेंट थे 2025 को उसको अफेक्ट नहीं करने वाले, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट का आएगा उसमें हम लोग 3 ईयर प्रैक्टिस को अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा देखो ये भी बताया गया था कि इसके लिए प्रूफ आप किस तरीके से सबमिट करोगे, उसको भी आप रेफर कर लेना बाद में। कुल मिला के अगर आप एक लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस करो तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर का एक एफिडेविट चाहिए होगा, सर्टिफाइड कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आप हाई कोर्ट में हो तो सिचुएशन में एक एडवोकेट जो कि कम से कम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसका कुछ भी वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीजें बताई गई थी। कुल मिला के इसका काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट, मतलब इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट हमने देखा था, पर एज ऑफ नाउ जजमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2025 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था जो कि बात कर रहा था कि अगर पॉक्सो की विक्टिम ने अपने अक्यूज पर्सन से, आरोपी से ही शादी कर ली तो क्या अक्यूज पर्सन को सजा सुनाई जाएगी या नहीं सुनाई जाएगी। आमतौर पे इसका जवाब यस और नो में नहीं है, फैक्ट टू फैक्ट मैटर करता है, यानी कि एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन चुका है। केस का नाम है इन री राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट केस, और यहाँ पे जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस उज्जैल भुयन की बेंच थी।
जस्टिस अभय एस ओका ने रिटायरमेंट से पहले काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिसाइड किया था एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को इवॉल्व करने की गाइडलाइंस को भी इशू किया गया था और इसके अलावा कैलकाटा हाईकोर्ट के भद्दे रिमार्क्स को भी क्रिटिसाइज किया गया था। यहाँ पे जो लड़की थी वो 15 से 16 साल की थी और जो लड़का था वो तकरीबन 30 साल के करीब करीब था। दोनों का रिलेशनशिप था और दोनों के बेबी भी होता है और इवेंचुअली दोनों शादी करना डिसाइड कर लेते हैं। जब तक मतलब पहले लड़के ने अबैंडन कर लिया था, फिर पॉक्सो केस किया गया था, बीच में दोनों ने फिक्स कर ली चीजों को, अब बच्चा भी हो चुका है, सब चीजें हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तरीके से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, 142 का इस्तेमाल कैसे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, अब्यूज ऑफ लॉ को रोकने के लिए। अब अगर लॉ को एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए अक्यूज पर्सन को, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अक्यूज को रिहा किया, अक्विट किया, ये कहते हुए कि दोनों ने शादी भी कर ली और दोनों के बच्चे भी हो गए, फैमिली यूनिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। पर ये केस केवल इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये तो देखो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही रहेगा हर पर्टिकुलर केस में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की गाइडलाइंस को इवॉल्व करने के बारे में बात की गई थी। इस पर्टिकुलर केस में कैलकाटा पे जब कैलकाटा हाईकोर्ट के पास पहले ये मामला पहुंचा था तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने बहुत ही भद्दे रिमार्क पास किए थे कि आजकल जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो बहुत सेक्सुअल हो चुकी है, काफी प्रोमिस्कुअस हो चुकी है, इस प्रकार की बातें बोली गई थी जिसको काफी क्रिटिसिज्म मिला। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब एक लड़की 16 साल की, लड़का 30-35 साल का है और आप कह रहे हो लड़की सेक्सुअल हो चुकी है। आपको एक बार भी ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी पावर डायनामिक एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे कोई भी ग्रूमिंग वाली एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कोई बड़े आदमी के द्वारा छोटी लड़की को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि कोर्ट के द्वारा, इवन स्पेसिफिकली हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के द्वारा क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगी उसके बारे में हमें एक गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। तो गाइडेंस बताई गई कि क्या शब्दों का प्रयोग होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के वर्ड्स हाई कोर्ट के द्वारा या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा इस्तेमाल करना बहुत ही एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी बोला कि आप सेक्स एजुकेशन पर क्या ओपिनियन रखते हो, किस तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं इसको, इसका ओपिनियन दीजिए। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ पॉक्सो केसेस की भी बात की गई। सेक्स एजुकेशन को रिफॉर्म इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम लोग अर्ली लेवल पर ही अब सेक्स एजुकेशन को पढ़ाएं, जैसे कि पहले 9th-10th स्टैंडर्ड में इसका कोर्स होता था, मतलब बेसिक लेवल पर, अब हम लोग इसे 5th-6th स्टैंडर्ड में भी बताना स्टार्ट कर लें। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में बैड टच गुड टच के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार से सेक्स एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा और अर्ली ऑन बताया जाए, क्योंकि काफी सारे आज के जमाने में जो मामले आ रहे हैं बहुत ही छोटे बच्चों के आ रहे हैं जो 5वीं-6ठी कक्षा के भी हैं। तो देखो इनको इन्फॉर्मेशन मिल तो रही है इंटरनेट के माध्यम से एक बेसिक सर्च करते हुए, तो क्यों ना उनको एक सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले, इसके बारे में बात की गई। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट को लेकर भी डिस्कशन चला था कि क्या पॉक्सो के लिए एज को रिड्यूस 18 से 16 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों को भी डिस्कस किया गया था, पर सेंटर ने मना किया, अभी एज ऑफ नाउ कोई एज ऑफ कंसेंट में रिडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आई जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक। अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस जेबी पारदेवालन, जस्टिस आर महादेवन की बेंच थी। यहाँ पे बोला गया कि राइट टू डिजिटल एक्सेस जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट बनता है। देखिए आज के समय में ई केवाईसी प्रोसेस की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, आपको कहीं पे एंटर करना है, कहीं पे वर्क करना है, सारी चीजें डिजिटली एक्सेसिबल हो चुकी है, या इवन सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए भी सारा केवाईसी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं उन लोगों को जो कि इन डिजिटल या केवाईसी प्रोसेस को इतना इजीली नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जिसके हाथ ही नहीं है वो कैसे फिंगरप्रिंट देगा, या अगर है हाथ है भी पर पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है, वो पर्सन जिसकी आंखें नहीं है उसकी कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो वो काफी सारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, काफी सारी चीजें कर नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल एक्सेस आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो जो लोगों को भी कोई डिफॉर्मिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपना केवाईसी प्रोसेस नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि वो काफी सारी चीजों से वंचित रह रहे हैं। तो स्टेट मस्ट इंश्योर दैट गवर्नमेंट पोर्टल्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, चाहे कोई भी उनको डिसेबिलिटी हो, स्पेशल एबिलिटी ही क्यों ना हो। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिसपे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वो पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा। ऑल्टरनेटिव टूल्स होंगे, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होंगे कि कैसे आप अपने आप को इसका बेनिफिशियरी बना सकते हो। सारे रेगुलर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट मैंडेटरीली अंडरगो पीरियोडिक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट आल्सो, कि आप ये सारी चीजों को केटर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस की बात कर लो या कोई भी डिसेबिलिटी की बात कर लो, उनके लिए आपने क्या ऑप्शंस को अलाउ किया गया है, साइन लैंग्वेज को अलाउ करना। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात की गई, वॉइस इनेबल्ड सर्विसेज की बात कर लें, या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरिंग, मतलब क्या स्टेप्स ले सकते हैं इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी के लिए। डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो जहाँ पे कॉल करके आप अपने इश्यूज को रिपोर्ट कर सको।
हेल्पलाइंस वो जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंस दे सके, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत आज के समय में ये सारी की सारी चीजें आएंगी। राइट टू डिजिटल एक्सेस आर्टिकल 21 के जीने का अधिकार का पार्ट है, क्योंकि जीने का अधिकार एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी ही होता है अल्टीमेटली। इसके बाद में आपका इसमें अगर हम बात करें कि कौन से लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, तो आर्टिकल 21 जो कि आप रीड करेंगे आर्टिकल 14, 15 और 38 के साथ। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारी गाइडलाइंस इशू की गई है। इसके अलावा प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का जजमेंट, जो कि एसिड अटैक की विक्टिम्स को कैसे केटर करना है उसके बारे में गाइडलाइंस दे रहा था। एक और लीगल अपडेट, सेकंड लास्ट लीगल अपडेट आज की क्लास का, अक्यूज राइट टू वॉलंटरी अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट। क्या अक्यूज पर्सन अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कह सकता है कि मेरा एक बार नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए और मुझे एक बार इसके लिए जो भी है मुझे मतलब खुद से करवाना है, क्या उसके लिए अक्यूज डिमांड कर सकता है क्या? केस का नाम है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस पीवी बराले की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास ये अधिकार तो है, पर ये अधिकार आपका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि देखो, क्यों कोई एक्यूज पर्सन करवाएगा? क्योंकि उसको अपना जल्दी से बताना है कि मैं बेकसूर हूं, तो कह सकता है कि देखो भाई मेरे ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लो, मैं तो बेकसूर ही निकलूंगा। आप ये करवा सकते हो, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली रहेगा। कोर्ट काफी सारी चीजों के बेसिस पर डिसाइड करती है कि आपको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या आप ये नार्को एनालिसिस टेस्ट करके और बीमार तो नहीं पड़ जाओगे, क्या ये केस में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कहा गया आपका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, कोई इंडिफिजिबल राइट नहीं है, आपकी राइट है, इतना कह सकते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट इज लाइक, जिसे फेमसली आप कहते हो ट्रूथ सीरम दे दिया, जिसके बाद में एक इंसान सच बोल रहा है। इसके अलावा लाई डिटेक्टर टेस्ट, आपको पता है झूठ बोलने के लिए जो भी टेस्ट होता है, इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी आई थी। आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रेफर दैट केस, क्योंकि उस केस को भी यहाँ पे रेफर किया गया था। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई थी, उसके साथ साथ में जाकर आप इस केस को रेफर करेंगे। खैर यहाँ पे अल्टीमेटली कहा गया कि नो फोर्सफुल नार्को एनालिसिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, फोर्सफुल भी नहीं होगा, और अक्यूज पर्सन खुद भी चाहता है तो कोर्ट की परमिशन भी रहेगी। रिपोर्ट ऑफ वॉलंटरी अंडरगोइंग नार्को एनालिसिस टेस्ट कांट बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। अगर कोई कह रहा है कि मैं अपना टेस्ट करवाने के रेडी हूं, तो कोई एविडेंस की बात नहीं है, इनडिफिजिबल राइट नहीं अक्यूज की नार्को एनालिसिस टेस्ट अपना करवाने की। ये सारी चीजें हैं, और ये भी एक लैंडमार्क केस की कैटेगरी में फॉल करेगा 2025 के। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है। सेक्शन नंबर 27 को रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कहा गया है, सेक्शन 27 हम यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। आमतौर पे पुलिस को दिया गया एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है, पुलिस कस्टडी में दिया गया एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है, पर अगर कोई भी बात है जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करिए, तो वो अपने आप में एडमिसिबल हो सकता है। सुनील भट्ट वर्सेस स्टेट को भी रेफर किया गया था। अक्यूज कैन सीक नार्को एनालिसिस टेस्ट एज अ मैटर ऑफ स्टैट्यूटरी राइट टू लीड एविडेंस, बट ये आपका इंडिफिजिबल अधिकार नहीं है। और ये कब करवाया जा सकता है? व्हेन यू एंटर अपॉन डिफेंस, उस दौरान आप करवा सकते हैं एज अक्यूज्ड पर्सन। लास्ट लीगल अपडेट 2025 का, देखो वैसे तो ये लास्ट लीगल अपडेट बिल्कुल नहीं है, 2025 में काफी सारे लीगल अपडेट आए हैं। इनफैक्ट मैं क्लास एंड करने से पहले आपको काफी सारे लीगल अपडेट का हिंट भी ड्रॉप करूंगी, पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट 4 स्टेप टेस्ट टू क्वॉश क्रिमिनल केसेस। कोई भी झूठा केस आ रहा है, कोई भी झूठा रेप का केस आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया, उसको क्वॉश अगर हाई कोर्ट को करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई है, तो उसको हाई कोर्ट कैसे टैकल करेगा, इसके बारे में 4 स्टेप फॉर्मूला बताया गया था। केस का नाम है प्रदीप कुमार केशरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जस्टिस जेबी पारदेवाला, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने 482 में कैसे किसी भी अब बात करें बीएनएसएस की, तो 528 में कैसे किसी भी केस को क्वॉश करना, उसकी गाइडलाइंस इशू की गई थी, स्टेप इशू किए थे। पहला, वेदर द मटेरियल रिलाइड अपॉन द अक्यूज साउंड रीजनेबल एंड इंड्यूबिटेबल। अगर अक्यूज पर्सन बता रहा है कि देखो मैं जो भी मैं क्यों इनोसेंट हूं, उसके लिए जो भी मटेरियल दे रहा है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो रीजनेबल है, साउंड है, इसको देखा जाएगा। जो मटेरियल अक्यूज के द्वारा रिलाई किया जा रहा है, क्या वो रूल आउट कर रहा है सारे उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, जो भी कंप्लेन आ रही है उसके अगेंस्ट। वेदर द मटेरियल रिलाइड अपॉन हैज नॉट बीन रिफ्यूटेड, क्या प्रोसिक्यूशन इसको रिफ्यूट नहीं कर पा रही है, क्या अगर ट्रायल को कंटिन्यू करा तो क्या अब्यूज ऑफ लॉ होगा। इन चारों का जवाब निकाल के डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये मामला क्वॉश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। एक बार इसको प्लीज रीड कीजिए, क्योंकि ये चारों ही स्टेप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए, जहां पे 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएसएस की बात हो रही हो वहां पर। खैर यही सारे लीगल अपडेट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो 2025 में आपके यशवंत वर्मा का पूरा जो मैटर था कंट्रोवर्सी का, वही बहुत ही बड़ा विषय बना था 2025 का। मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ फाइनलिटी अभी तक आई नहीं है,
कमेटी के पास मामला गया था, उसके बाद में मोशन इशू किया गया था, बट अभी तक इम्पीचमेंट हुआ नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने काफी बड़ा घोटाला किया, जिसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर ही नहीं रही हूँ। इसके अलावा तलाक हसन का काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, निठारी किलिंग्स का फाइनल वर्डिक्ट आया था जहाँ पे अक्विटल हो गया था। ये भी कहा गया था इस पर्टिकुलर 2025 में कि ब्रेस्ट फीडिंग आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट बनती है। इसका जजमेंट था मातृ स्पर्श फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। प्ली ऑफ एलिबाई का लैंडमार्क केस आया था। इसके अलावा एक और बहुत लैंडमार्क केस था जहाँ पे कहा गया था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट टू प्राइवेसी अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे देखा जाए तो 2025 में काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, पर मैंने आपको टॉप 10 बताए। अगर आपके कोई और टॉप 10 में आपके हिसाब से कुछ होना चाहिए तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। क्लास एंड करने से पहले आई विल रिमाइंड यू अबाउट दीज बैचेस। नीति 2.0 हमारे जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है। 4 इयर्स तक आप तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की। यहाँ पे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एक्सेस सब कुछ मौजूद है। अभियोजन का बैच है जो कि एपीओ, एपीपी, एडीपीओ का बैच है। अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं 2 साल तक ये बैच आपके साथ रहेगा। 11,000 रुपए इसकी प्राइस है 2 साल के लिए। प्रतिभा 2.0 अगर आप वकालत करना चाहते हो, कोर्ट लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हो तो आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, रिसर्च प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, यूटिलाइज करना आना चाहिए। इसके लिए बैच है 5,000 रुपीज का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का आपको लिंक मिला हुआ है एनरोल करने के लिए। बाकी आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में भी जाके सर्च कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल का नाम है अपूर्वा मैम जुडिशरी, APOORVA MA' जुडिशरी। इसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो कोई भी डाउट के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए। बाकी अपने कमेंट्स को आप कमेंट में भी लीव कर सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसमें एनरोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा इसमें नहीं लग रहा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।